वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो सब? मैं भी अच्छी हूँ। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? चलिए, बहुत बढ़िया मंजू। चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक परसेंटेज चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अभी स्टूडेंट्स कुछ दिनों से हम ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो टेंशन मत लेना। जो एग्जाम के लेवल से इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करवाई हैं। ठीक है। कुछ जो हैं और जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करूंगी। हो सकता है वो सैटरडे और फ्राइडे और सैटरडे को क्लास लेके मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूं पूरा टॉपिक। ठीक है। तब तक हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही 2 लेक्चर लेने का मौका लगेगा मैं आपके वो दोनों लेक्चर्स कंटिन्यूटी में लूंगी। ठीक है। तो अभी हम अपना परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। चलो, क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर। पहले ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 68। हरविंदर जी वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 68 ट्राई करके देखो क्या कह रहा है। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम and his income is increased by 15% and his expenditure is increased by 15%. Find the percentage change in his saving. Good morning नितिन। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तो उसका व्यय भी, यानी जो उसका खर्चा है वो भी 15% बढ़ता है। तो बचत में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करो। कहना चाह रहा है कि उसकी जो बचत हुई, उसकी जो सेविंग हुई, उसमें कितने परसेंट के चेंजेस हुए, आप उसके बारे में बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि हम टाइप वाइज क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर वाला टाइप ही उठाया मैंने, तो ध्यान से देखना जरा क्वेश्चन में है क्या। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 60% खर्चा करता है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। 60% खर्चा कर देता है। अगर मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके से अटेंड कर सकते हो। सबसे पहला मेथड, अगर मुझे कुछ नहीं पता तो हम इनकम को 100 मान लेते हैं। अगर मुझे कोई इनकम ही नहीं पता तो हम उसको 100 मान लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि 60% का खर्चा किया, यानी 100 में से 60 का क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। कितना बच गया? आप बोलते हो 40 बच गया। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर 100 रुपए कमाए थे, 60% का खर्चा कर दिया, तो कितने बचाए होंगे? 40 बचाए होंगे। इतनी बात तो क्लियर होगी सबको। मैंने यहाँ तक तो कुछ भी अलग नहीं किया है। मैंने क्या किया, 100 रुपए का खर्चा, 100 रुपए की इनकम थी जिसमें 60 का खर्चा कर दिया, 40 की बचत हो गई। अब कह रहा है व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है। क्या कहना चाह रहा है, जो इनकम 100 की थी आज वो 115 की हो गई। ये नई इनकम आ गई, नई आय आ गई। इतनी बात समझ आई? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? जो इनकम 100 की थी आज वो इनकम 15% बढ़ चुकी है, यानी कि कितनी हो चुकी है, 115 हो चुकी है। और उसका खर्च भी 15% बढ़ जाता है। देखो खर्चा कितना था, 60। 60 का 15% कितना होता है भाई? 60 का 15% होता है 9। 60 का 15% कितना होता है? 9। क्लियर है इतना? यानी कि खर्चा जो है वो 9 बढ़ गया, यानी कि अब नया खर्चा कितना हो गया, 69। यहां तक बता दो, किसी को कोई दिक्कत है? 100 रुपए कमाए, 60 रुपए का खर्चा किया, 40 बचा लिए। ये स्टार्टिंग का क्राइटेरिया था।
आप कहना चाह रहा है कि इनकम 15% बढ़ गई है, यानी कि कितनी हो गई है, 115 हो गई है। ठीक है, खर्चा भी 15% बढ़ चुका है। तो एक चीज ध्यान रखना, 15% जो खर्चा बढ़ा है वो किसका बढ़ा होगा, खर्चा जो 15% बढ़ा होगा वो खर्चे का ही बढ़ा होगा। ऐसा अक्सर होता है जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम अपने खर्चे में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, है ना। तो नया खर्चा आ गया 69। मुझे बताओ, अगर आप 115 रुपए कमा रहे हो, 69 रुपए का खर्चा कर रहे हो, तो बचा कितने रहे होंगे, 46। कितने बचा रहे होंगे, 46। ये जो आई होगी ये आपकी नई बचत आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। पहले 40 बचाए, आज 46 बचाए, 6 ज्यादा बचाए, यानी कि जो बचत में प्रभाव पड़ा वो 6 का प्रभाव पड़ा किससे, 40 से, गुना 100। जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका आंसर फिर से आएगा 15%, यानी जो बचत है उसमें 15% का परिवर्तन आया, यानी कि मेरी जो बचत है, जो सेविंग है, वो 15% क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो। यही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी बताओ स्टूडेंट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। हाँ जी स्टूडेंट बताओ, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सिंपल सा मेथड था जो कि हमें अप्लाई नहीं करना। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताया जो ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहां पर आपको प्रॉपर एक अमाउंट दे दिया जाएगा ना, वहां पर इन क्वेश्चन में जाके प्रॉब्लम आएगी। तो अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से समझना। देखो करना क्या है, बोला गया एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्चा करता है। सबसे पहले ये देखो 60% कितना होता है, 3/5। हम ये कहेंगे ये जो नीचे वाला वेरिएबल है ना, ये टोटल होगा, यानी कि इनकम होगी। अगर 60% का खर्चा किया है तो ये खर्चा होगा, यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर होगा। इतनी बात समझ आ गई, ये क्या होगा, हमारा खर्चा होगा, यानी कि क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। इतनी बात समझ आई। अब आप इतनी बात तो जानते होंगे कि अगर आप 5 यूनिट कमा रहे हैं, 3 यूनिट का खर्चा कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम 5 यूनिट है, आपका खर्चा 3 यूनिट है, तो आपकी बचत कितनी होगी, नेचुरल सी बात है 2 यूनिट होगी। बताओ कोई दिक्कत है। गुड मॉर्निंग कृष्ण। इतनी बात में किसी को डाउट है कि अगर आपकी इनकम 5 यूनिट है, खर्चा 3 यूनिट है, तो आपकी सेविंग 2 यूनिट होगी। अब कह रहा है कि खर्चा आपका 15% बढ़ गया, सॉरी इनकम आपकी 15% बढ़ गई। अगर आपकी इनकम 15% बढ़ जाती है तो मुझे ये बताओ कि 5 का 15% तो पॉइंट्स में आएगा। और मैंने आपको कहा था कि अगर ये इनकम और खर्चे का रेशियो है तो रेशियो बराबर रहना चाहिए। अगर मैं इनकम को 500 मान लूं, खर्चे को 300 मान लूं, तो बचत 200 आएगी। क्या किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं इनकम को 500 मान लूं, 5 को 500 मान लूं, 3 को 300 मान लूं, तो 500 और 300 का रेशियो तो 5 और 3 का ही रेशियो बना रहेगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है। अगर आप 500 यूनिट कमा रहे हो, 300 यूनिट का खर्चा कर देते हो, तो बचाओगे तो 200 यूनिट ही। इतनी बात क्लियर है आपको। देखो जब तक रिस्पॉन्स नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा आपको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं। बाकी स्टूडेंट्स यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपकी इनकम 15% बढ़ गई। अब कहा जा रहा है कि आपकी जो इनकम है ना वो कितनी बढ़ गई, 15% बढ़ गई। तो 500 का 15% निकाल के देखो कि 500 का 15% कितना होता है। भाई 500 का जो 15% होता है ना वो 75 होता है।
आप कहोगे 500 में 75 बढ़ गए, यानी कि मेरी नई इनकम आ गई 575। नई इनकम कितनी आ गई? 575। क्लियर? अब कहा जा रहा है कि आपका खर्चा भी 15% बढ़ चुका है, तो 300 का 15% होता है भाई 45। 300 में 45 बढ़ गया तो मैंने कितने का खर्चा किया भाई? 345 का। इतनी बातें समझ आई आपको? इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप हर बार 575 रुपए कमाते हो, 345 रुपए का खर्चा करते हो, तो आप बचाते कितने हो? दोनों को माइनस कर लो, आप 230 रुपए बचाओगे। कितने बचाओगे? यहाँ पर 230 बचाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई? मुझे कह रहा है कि बचत में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करो। मुझे बताओ बचत में कितने का परिवर्तन आया? 30 का परिवर्तन आया। 30 का परिवर्तन किससे आया? स्टार्टिंग वाली बचत से आया, 200 से गुना 100। जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका आंसर 15% बनेगा, तब आपका आंसर 15% बनेगा। ये बात समझ आ गई? लेकिन मैं आपसे कहती हूं कि आपको इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं है। इनकेस किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पहले ये क्लियर कर लो कि हमें यहाँ पर इस पॉइंट में दिक्कत है या इस पॉइंट में डाउट है, तभी मैं आगे थोड़ा सा और इसको छोटा करके बता रही हूँ। जल्दी बताओ, कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ तक की चीजें यानी आपको क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो अब सुनो मेरी बात। मैंने बोला देखो आपको इतना तो पता है 60% का खर्चा किया तो 60% 3/5 होता है। जब 60% 3/5 होता है, 5 आपकी इनकम है, 3 का खर्चा है। मैंने यही मान लिया कि 500 इनकम है, 300 का खर्चा और बचत कितने की है? 200 की। ये बात तो सबको क्लियर हो गई। इतना भी पता है कि आपकी इनकम 15% बढ़ जाएगी। 500 का 15% कितना होता है? 75, यानी कि मैंने अपनी इनकम को 75 बढ़ा लिया। अपनी इनकम को 75 बढ़ा लिया। अब खर्चे की बात करूं तो खर्चा मैंने 45 बढ़ा लिया। मुझे ये बताओ, अगर मैं अपनी इनकम 75 रुपए बढ़ा लेती हूँ लेकिन मैं अपना खर्चा सिर्फ 45 रुपए ही बढ़ाती हूँ, आप ये समझो कि अगर मेरी इनकम 75 रुपए बढ़ती है लेकिन मेरा खर्चा सिर्फ 45 रुपए ही बढ़ता है, तो मैंने कितने रुपए की बचत की है? मैंने 30 रुपए की बचत की है। यानी कि मैंने जो अपनी बचत बढ़ाई होगी वो भी सिर्फ 30 रुपए की ही बढ़ाई होगी। मेरी बचत बढ़ गई 30, किससे बढ़ी? पहले वाली बचत से गुना 100। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो आंसर आ जाएगा 15%। समझ आ गया? ठीक है मंजू, हो गया ये मेथड। कोई डाउट है यहां तक? बस ये ध्यान रखना, जितना यहां बढ़ेगा जितना यहां बढ़ेगा, उन दोनों का डिफरेंस ही हमेशा बचत में बढ़ेगा। बस एक चीज ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल साहिल, जो क्लास में हो रहा है वही लेवल मिलेगा आगे आने वाले सारे पेपर्स में। ठीक है, मैं इसीलिए यही वजह थी कि मुझे ये वाला सिलेबस आप लोगों को स्टार्ट करवाना था। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया था। ठीक है, और टेंशन मत लो, आगे आपका आप जानते होंगे कि फरवरी और मार्च में आपके दोबारा से MTS CHSL ग्रुप GD कांस्टेबल के फॉर्म निकलने वाले हैं, है ना? तो उनके भी पेपर होंगे, उनके लिए भी मैं ऐप पर ही अपने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूंगी। जिन स्टूडेंट की फीस बिल्कुल कंप्लीट है उनके लिए वो स्टूडेंट सारे वो जो प्रैक्टिस सेशन रहेंगे वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। जितने हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके ड्यूज बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं है, उनके लिए। जो अदर स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हम भी फ्री में ही क्लास लगाएं, मतलब वो प्रैक्टिस सेशन हम अलग से फ्री में ही लें, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने ड्यूज जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करवा दो और उसके बाद आप भी उस ग्रुप्स में ऐड हो जाना। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है जिनका जो सेशन है वो बिल्कुल फ्री बिल्कुल कंप्लीट है, कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है।
तो आप लोग देखो, जिस जिसका भी कोई भी ड्यूज पेंडिंग है वो अपने ड्यूज कंप्लीट करवाओ, जो भी इशू है वो डिस्कस करो, ताकि आपके स्टडी में कोई लॉस ना हो, ठीक है। हाँ आरजू, मैंने आज मॉर्निंग में देखे हैं वो क्वेश्चंस, वो आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इन केस अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ क्लास में ही उन क्वेश्चंस को डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है। चलो ये चीजें तो क्लियर हो गई आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उस व्यक्ति की इनकम 20% बढ़ती है और उस व्यक्ति का खर्चा 10% बढ़ता है, तो बचत में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करो। परसेंटेज चेंज बताना है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रतिशत गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बचत में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करो, करो ट्राई। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे लास्ट वाले क्वेश्चन में। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी होगी कि आपकी इनकम 15% बढ़ी और आपका खर्चा भी 15% ही बढ़ा, तो आपका जो आंसर आया ना उसमें बचत भी आपकी 15% ही बढ़ी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में आपको नजर आ जाए कि आपकी इनकम 30% बढ़ी, आपका खर्चा भी 30% बढ़ा, तो आप बताओ कि आपका जो बचत है उसमें कितने % का चेंज आएगा। तो सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन को। अगर आपका इनकम और आपका जो खर्चा है वो सेम बढ़ता है, तो आपकी बचत भी उतनी ही बढ़ेगी जितना इनकम बढ़ रहा है, जितना खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। कृष्ण ने क्वेश्चन पूछा था अभी, 16.66 को कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे ये बताओ कृष्ण, मैंने आपको लिखवाया है जहां 0.66 आ जाए आप उसे 2/3 लिख सकते हो। मैंने आपको ये चीजें समझाई हुई हैं कि जहां 0.66 आ जाए आप उसे 2/3 लिख सकते हो। इनकेस अगर आपको याद नहीं है तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ 16 + 0.66। हाँ जी कृष्ण, आपके लिए बता रही हूँ, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 16 + 0.66, और 0.66 को जब सॉल्व करूंगी तो डिवाइड बाय 100 लगाना पड़ेगा। बस आप इसे सॉल्व कर लो, कट के वैल्यू वही आनी है दोबारा से, ठीक है। इस तरीके से हम चीजों को कवर करते हुए चलते हैं। चलो एक स्टूडेंट का आंसर आया है 50%, देख लेते हैं बाकी आज सोए हुए हैं बाकी क्लास में। 75% होता है कितना, 3/4। 75% कितना होता है, 3/4। मुझे पता है ये इनकम होगी, ये आपका खर्चा होगा। तो मैं ये कहती हूं कि मैंने 4 यूनिट कमाया, 3 यूनिट का खर्चा किया, और मेरी जो बचत होगी वो सिर्फ 1 यूनिट की होगी। अब मुझे पता है कि यहाँ से जब मैं परसेंटेज निकालूंगी ना, तो परसेंटेज निकालने में हमें दिक्कत होगी। तो मैं 4 को 400 बोल देती हूँ, 3 को 300 बोल देती हूँ, 1 को 100 बोल देती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैंने 400 यूनिट कमाए, 300 यूनिट का खर्चा किया, तो 100 यूनिट मेरे पास बच गए। इतनी बातें क्लियर है। अब कह रहा है कि आपकी जो इनकम है ना वो 75% क्या हो रही है, खर्च हो रही है, ठीक है। आपकी इनकम 20% बढ़ जाती है, यानी यहां पर जो इनकम है ना वो बढ़ रही है कितनी, 20%। 400 का 20% होता है जी 80, यानी कि यहां पर मेरी जो इनकम है वो 80 रुपए बढ़ रही है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है 50% जो आंसर कर रहे हैं। और जो खर्चा है ना वो 10% बढ़ रहा है, खर्चा 10% बढ़ रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा होगा, 30। भाई मैंने 80 रुपए इनकम बढ़ा लिया लेकिन खर्चा सिर्फ 30 ही बढ़ाया, तो मेरी जो सेविंग बढ़ेगी वो तो 50 बढ़ेगी। तो मैंने 50 रुपए बढ़ाकर बचाए किससे, 100 से गुना 100। कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 50%। जो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं 50% उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं 50% उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्राई करो। अब पहले तो सब कुछ परसेंटेज में दिया गया था, लेकिन अब आपको इनकम रुपए में दे दी गई है और खर्चा आपको किस में दे दिया गया है, रुपए में दे दिया गया है। बाद में उसने बताया कि आपकी इनकम इतने % बढ़ रही है या बचत आपकी इतने % बढ़ रही है। सॉरी,
यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक है, हिंदी में मिस्टेक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन बोल रही हूं मैं। कहा क्या जा रहा है कि एक व्यक्ति 8,550 रुपए की आय में से 5,700 रुपए का खर्चा करता है। आपकी आय तथा बचत लिखी हुई है यहाँ, हिंदी वाले राइट कर लेना यहाँ पर आय तथा खर्च, यहाँ पर सही कर लेना, मैं कह देती हूँ, आपको बता देती हूँ। आय तथा खर्च में 19% तथा 13% की वृद्धि होती है। तो बचत में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करो, बचत में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करो। इंग्लिश में बहुत बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय 19% एंड 13%। ठीक है, करो, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल हरविंदर, अभी मैंने बताया कि बचत की जगह खर्चा लिखना है कि आपकी आय और खर्च में। 2 मिनट में करेक्ट कर देती हूँ अगर हो पाए मुझसे तो। हो गया अब सही। अब सही है, अब सही नजर आ रहा ना। इनकम और खर्चा बढ़ा आपका 19% और 13%। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है 8,550, खर्चा कितना है 5,700। सबसे पहले आप इनकम और इसकी क्या बना लो, रेशो बना लो। सबसे पहले आप क्या करो, इनकम और खर्चे की क्या बना लो, रेशो बना लो। सबसे पहले ये देखो ये दोनों नंबर किसके टेबल से कटते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, 0 से 0 कट रही है, ये 19 के टेबल पे कट रहा है 30, और अगर मैं इसे 19 के टेबल पे काटूं तो 4 और 5 95। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अगर अब मैं देखूं तो ये किसके टेबल पे कट रहा है, 15 के टेबल पर, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो मैंने इनकम और जो एक्सपेंडिचर था ना, यानी कि जो आय और खर्चा था, उसका रेशो निकाल लिया 3 और 2, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने कमाई तो की 3 यूनिट की, खर्चा किया 2 यूनिट का, लेकिन यहां से जो मैंने बचत की ना वो की 1 यूनिट की। अब मुझे पता है यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने इसको 300 एज्यूम किया, इसको 200 एज्यूम किया, तो ये अपने आप ही 100 बन गया। क्लियर है इतनी बात, ये अपने आप ही 100 बन गया, इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है आपकी इनकम जो है ना वो 19% क्या हो गई, बढ़ गई। तो 300 का जब आप 19% निकालोगे तो कितनी बढ़ी हुई नजर आएगी, 57। ठीक है, लेकिन आपका जो खर्चा है वो 13% बढ़ गया। आप इसका 13% निकाल के देखो कितना आएगा, 26 बढ़ गया। भाई मैंने अपनी इनकम को 57 बढ़ाया, खर्चा 26 बढ़ाया, तो आप यहां से देख सकते हो कि आपका जो खर्चा बढ़ा होगा, जो आपकी बचत बढ़ी होगी वो 31 बढ़ी होगी। 31 मेरी बचत बढ़ गई किससे, 100 से, गुना 100, आंसर आएगा 31%। ठीक है, ये तो है अपना वही सेम मेथड जो अभी तक हम करते आ रहे थे।
मुझे कुल मिलाकर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए था, वो मैंने इन दोनों वैल्यूज से अपना रेशियो निकाल लिया। ठीक है जी। अगर किसी स्टूडेंट को लगता हो नहीं जी हमें तो ऐसा नहीं करना, हमें तो सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप क्या करो, 8,550 में से 5700 घटाओ, आपकी बचत आ जाएगी। फिर 8,550 का 19% निकालना, जो कि उसकी इनकम बढ़ी है, जितना आएगा उतना 8,500 में जोड़ दो, आपकी नई इनकम आ जाएगी। ठीक है। अगर आप अपने खर्चे की बात करो तो खर्चा आपका 5,700 है, उसका 13% निकालो और उसमें जोड़ दो, आपके खर्चे में भी वृद्धि आ जाएगी। जो आपकी, हाँ बिल्कुल लेंथी हो जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट करना चाहते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो आपकी नई इनकम आएगी, जो आपका नया खर्चा आएगा, दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है। पहले वाली सेविंग देखो कितनी है, वहां से कंपैरिजन करो, आपका आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन वहां पर टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सेम है, इनकम और एक्सपेंडिचर का ही है। ट्राई करो जल्दी से, और उम्मीद करती हूं कि सभी आंसर देंगे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है तो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं आ रहा तो वो मुझे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ट्वेंटी 21%, बिल्कुल सही है कृष्ण, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो इनकम थी 13,500, लेकिन आपका जो खर्चा है वो कितना है, 9,000। 2 जीरोस ये तो कैंसिल हो रही है ना। अब आपको 135 और 90 को कट करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये दोनों चीजें आपकी 15 के टेबल से कट हो रही हैं, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। आगे 3 के टेबल से कट हो रही है, 3 और 2। फिर से मेरी इनकम तो आ गई 300 यूनिट की, खर्चा आ गया 2 यूनिट का यानी 200 यूनिट का, तो बचत कितने की हुई भाई, 100 यूनिट की। सिंपल सी बात। अब क्या हो रहा है, इनकम जो है वो 13% बढ़ रही है, यानी कि 39 रुपए बढ़ रही है, 39 यूनिट बढ़ रही है। और जो खर्चा है वो कितना हो रहा है भाई, 9% बढ़ रहा है, यानी कि 18 यूनिट बढ़ रहा है। इतनी बात समझ आ गई। तो आपकी जो इनकम है वो 39 यूनिट बढ़ी, आपका खर्चा 18 यूनिट बढ़ा, तो मेरी बचत कितनी बढ़ी होगी, 21 यूनिट। 21 यूनिट मेरा बचत बढ़ा, 100 से गुना 100, आंसर आएगा 21%। क्या इनकम और एक्सपेंडिचर में किसी को कोई भी डाउट है? क्या इस टाइप में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? इनकेस किसी को कोई डाउट है तो बता दो। जो क्वेश्चन आपको वो दे सकता है वो मैंने आपको दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो एक बार, बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से तसल्ली से पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे 5 से 6 सेकंड में ही आंसर करना है या 5 मिनट में आंसर करना, नहीं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, समझो, उसके बाद ट्राई करना। करो।
करो, मैं और क्वेश्चंस देख रही हूँ आप लोगों के लिए। लिस्ट होता है। नहीं हुआ क्वेश्चन सॉल्व? चलो मैं करवा रही हूँ, ध्यान से डिटेल समझना। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं क्या कह रहा है। एक परिवार 25 किलो चावल तथा 9 किलो गेहूं की खपत में 350 रुपए का खर्चा करता है। आप सभी यहीं देख लो क्या कह रहा है। एक फैमिली है, चावल की बात हो रही है और गेहूं की बात हो रही है, यानी राइस और व्हीट की बात हो रही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक परिवार है, वो 25 किलोग्राम चावल, चलो यहां देख लेते हैं 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं, इन पर कुल मिलाकर वो कितने रुपए खर्च करता है? 350 रुपए का खर्चा करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। चलो इस लाइन को बाद में देखेंगे। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, तब चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका खर्च समान हो और चावल का मूल्य भी समान हो? सुनो, कह रहा है कि 25 किलोग्राम चावल है और 9 किलोग्राम गेहूं है। इनको जब ये इनकी खपत करता है ना, तो उसका 350 रुपए का खर्चा आता है। जब गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाता है ना, जब गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तब भी उसका खर्चा बराबर रहता है। तब भी उसका खर्चा क्या रहता है स्टूडेंट्स? बराबर रहता है। ठीक है, तो ध्यान से मेरी एक बात समझ के चलना। इतनी तो बात आपको पता चल गई कि 25 किलो उसका रेट है और 9 किलो उसका है। गेहूं, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। भाई 20% कितना होता है? 1/5। चावल डिवाइडेड बाय गेहूं बराबर 1/5। इसका मतलब यह है, अगर चावल 1 यूनिट है तो गेहूं 5 यूनिट होगी। होगी या नहीं? इतनी बात बता दो, होगी या नहीं? ये ओल्ड की बात कर रही हूं मैं, पुरानी बात कर रही हूं जो इसने पहली लाइन में कहा है। इतनी बात ले, एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए चलना, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कर लिया ना इतना? गेहूं, जो चावल का मूल्य है ना, वो गेहूं के मूल्य का 20% है, यानी कि चावल अगर 1 यूनिट है तो गेहूं मेरी 5 यूनिट है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया। गेहूं का मूल्य क्या हो गया भाई? 20% बढ़ गया। 5 का 20% कितना होता है? अब बोलोगे 1 होता है। कितना होता है भाई? 1 होता है। मैं अब नए की बात कर रही हूं, नई की। नए में कह रहा है कि जो
चावल का मूल्य है ना वो समान है, लास्ट लाइन पढ़ो, चावल का मूल्य समान है, तो चावल तो भाई 1 यूनिट के ही है, यहाँ पहले भी 1 रुपए पर यूनिट थे, आज भी 1 रुपए पर यूनिट ही है, ठीक है, यानी कि पहले भी 1 रुपए 1 यूनिट मिलते थे, आज भी 1 यूनिट के ही है। लेकिन गेहूं पहले 5 यूनिट की मिलती थी, आज 1 यूनिट पर किलोग्राम बढ़ चुकी है, गेहूं का मूल्य 20% बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि गेहूं का मूल्य हर किलोग्राम पर 1 यूनिट बढ़ चुका है। इतनी बात समझ गए? मुझे बताओ, क्या आप इतनी बात समझ पाए? क्या आप इतनी बात समझ पाए कि गेहूं का मूल्य हर किलोग्राम पर 1 यूनिट बढ़ चुका है। अगर 1 यूनिट पर किलोग्राम मूल्य बढ़ चुका है तो 9 किलो गेहूं का मूल्य कितना बढ़ चुका होगा? भाई 9 रुपए बढ़ चुका होगा, 9 यूनिट बढ़ चुका होगा या नहीं बढ़ चुका होगा? बताओ, 9 यूनिट बढ़ चुका होगा या नहीं बढ़ चुका होगा? आप बोलोगे हाँ बढ़ गया होगा। अगर हर 1 किलोग्राम पर 1 यूनिट बढ़ता है तो 9 किलोग्राम पर 9 यूनिट बढ़ता है। अगर गेहूं का मूल्य 9 यूनिट बढ़ चुका है, खर्चा मेरा बराबर है, इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि चावल का मूल्य 9 यूनिट कम हो गया होगा। चावल का जो मूल्य है, चावल की जो खपत है वो 9 यूनिट कम हो चुकी होगी। इतनी बात समझ आ गई? अगर चावल पर जो खर्चा है वो 9 यूनिट कम हो चुका है, जो उसकी खपत 9 यूनिट कम हो चुकी है, कितने पे? 25 किलोग्राम पे गुना 100, कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आएगा 36%। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कुछ मुश्किल था? हाँ महावीर, रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे एक एक शब्द को। इसीलिए मैं बड़ा धीरे धीरे बोल रही थी ताकि आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट समझ आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना लेंथी है उतना आसान है। देखो, मैंने बोला कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, तो चावल डिवाइडेड बाय गेहूं बराबर है 1/5। यानी अगर चावल मेरा 1 यूनिट है तो मेरा गेहूं 5 यूनिट है। लास्ट लाइन पे चले जाओ फटाफट। कह रहा है कि चावल का मूल्य समान रहे, तो ठीक है, चावल का नया रेट एक ही है, चावल का नया रेट भी एक है अगर पुराना रेट एक था तो। अगर पहले 1 यूनिट का था तो आज भी 1 यूनिट का ही है। लेकिन गेहूं की उसने बात की कि गेहूं का जो मूल्य है ना वो 20% बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है भाई? 20%। तो मैं ये देखती हूँ कि 5 यूनिट का 20% कितना होता है भाई? 1 यूनिट। इसका मतलब ये है कि रेट 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अब 6 हो गया, नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे गेहूं दे रखी है 9 किलोग्राम। मैं ये कहूंगी कि जो गेहूं बढ़ी ना वो 1 यूनिट पर किलोग्राम बढ़ी, यानी हर 1 किलोग्राम पर 1 यूनिट बढ़ रही है। हर 1 किलोग्राम पर 1 यूनिट बढ़ रही है। क्या महावीर इतनी बात आप मेरी समझ पाए? क्या आपको मेरी इतनी सी बात समझ आई कि जो गेहूं का रेट है वो हर 1 किलोग्राम पर 1 यूनिट बढ़ता है? अगर गेहूं का जो दाम है वो हर 1 किलोग्राम पर 1 यूनिट बढ़ता है तो 9 किलोग्राम पर कितने यूनिट बढ़ जाएगा? तो सिंपल सी बात है, 9 यूनिट बढ़ जाएगा। मैं कह रही हूं कि हर 1 किलो पे 1 रुपए बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, हर 1 किलो पर 1 रुपए बढ़ते हैं, तो 9 किलो पे कितने रुपए बढ़ेंगे? आप बोलोगे 9 रुपए बढ़ेंगे, है ना? उसी तरीके से मैंने यहां बोल दिया 9 यूनिट बढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब ये है कि यहां पर जो खपत थी ना, यहां पर जो खपत थी वो 9 यूनिट के रिगार्डिंग बढ़ चुकी है। अगर मेरी गेहूं की जो कीमत है वो 9 यूनिट बढ़ चुकी है तो चावल की कीमत 9 यूनिट कम होगी। रीजन क्यों कम होगी? क्योंकि खर्चा बराबर है। अगर पहले 350 रुपए खर्च हो रहे थे तो आज भी 350 ही खर्च हो रहे हैं। ठीक है ना इतनी बात? तो यहां 9 बढ़ी तो यहां 9 घट गई होगी। किससे घटी होगी? 25 से गुना 100। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आएगा 36%। बताओ किसी को दिक्कत है तो? बताओ किसी को दिक्कत है तो?
अगर समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा सा इसका डिटेल और बताती हूं आप लोगों को। अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 73। 350 की जरूरत ही नहीं थी कृष्ण, 350 की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमें कंफ्यूज किया जाता है। मुझे कह रहा है खर्चा समान है, ठीक है खर्चा समान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अगर मैं आपको समझा पाऊं तो, देखो मेरी बात समझना कृष्ण, मैं कह रही हूं कि एक स्टूडेंट है, उसको घर से निकलते हुए ना उसकी मम्मी डेली 20 रुपए देती है। ध्यान से सुनना, एक स्टूडेंट है, जिनको नहीं समझ आया ना वो कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं कह रही हूं एक स्टूडेंट है, सपोज मैं हूं, मेरे मदर मुझे घर से निकलते हुए डेली 20 रुपए देते हैं। मैं उसमें से 15 रुपए की तो नोटबुक खरीद लेती हूं, नोटबुक खरीद लेती हूं और 5 रुपए का पेन खरीद लेती हूं। कोई दिक्कत है? रोज का काम है मेरा कि मेरे को मेरे मदर ने 20 रुपए देने हैं, उसमें से मैंने 15 रुपए के नोटबुक ले लेनी है रोज, और 5 रुपए का मैंने क्या ले लेना है, पेन ले लेना है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? हाँ जी कृष्ण, क्या कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला दिन आया, मेरे मदर ने फिर से मुझे 20 रुपए ही दिए। अगला दिन आया, फिर से मेरे मदर ने मुझे 20 रुपए ही दिए। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड 2 रुपए का पेन ले रही है। मैंने देखा, पेन छोड़ो, मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड नोटबुक जो ले रही है ना, वो 15 रुपए की नहीं 17 रुपए की ले रही है। तो नेचुरल सी बात है, उसे देख के मैं भी 17 रुपए की लूंगी नोटबुक। मैंने ना 17 रुपए की नोटबुक ले ली। कितने रुपए बचे भाई? 3 रुपए ही तो बचे, तो मैं पेन ले लूंगी 3 रुपए का। क्या मेरे खर्चे पे कोई प्रभाव पड़ा? क्या मेरे 20 रुपए के कोई प्रभाव पड़ा? नहीं ना, 20 रुपए तो बराबर है ना, 20 रुपए बराबर है ना। अब देखो, मैंने अपनी नोटबुक का रेट बढ़ा दिया, मैंने अपनी नोटबुक का रेट बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? आप बोलोगे 2 रुपए बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 2 रुपए बढ़ा दिया। अगर मैंने अपनी नोटबुक का रेट 2 रुपए बढ़ा दिया तो मैंने अपने पेन का रेट कम भी तो कर लिया। कितना? 2 रुपए। कितना कम किया? 2 रुपए। वही मैं आपको कह रही थी कि जो चावल है, जो गेहूं है ना, जो गेहूं है उसका रेट 9 यूनिट बढ़ रहा है। अगर 9 यूनिट गेहूं का रेट बढ़ रहा है, खर्चा बराबर है, तो चावल का रेट 9 यूनिट कम हो जाएगा। आ गई बात कृष्ण? समझ आ गई कृष्ण बात? अगर आपके गेहूं का रेट बढ़ रहा है, खर्चा बराबर है, तो गेहूं का, चावल का रेट कम हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था एक, अगर आप समझ पाए हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसलिए मैंने 350 का यूज नहीं किया। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कॉमन सेंस से जुड़ी हुई होती हैं। हमें मैथ्स इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। चलो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं? एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन मैं क्लास में बहुत बार करवा चुकी हूं। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, जो कि उसकी क्षमता का 71 से 3/7% है। तो यात्रियों की संख्या ज्ञात करो अगर 20% स्थान हमेशा खाली रहता हो। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक ट्रेन है, उसमें उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। मेरे एक बात का जवाब देना, अगर एक डिब्बे के अंदर 100 सीटें हैं, अगर एक डिब्बे के अंदर 10 सीटें हैं, 100 सीटें तो ज्यादा हो जाएंगी, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए कहती हूं, अगर एक डिब्बे के अंदर 10 सीटें हैं तो 10 ही डिब्बे होंगे। बताओ, अगर एक डिब्बे के अंदर 10 सीटें हैं तो उस ट्रेन के 10 ही डिब्बे होंगे। ऐसा ही तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जितनी एक डिब्बे में सीटें हैं उतने ही डिब्बे हैं। क्या आप पहली लाइन का मतलब समझ पाए
कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। मैं आपसे ये कहती हूँ कि एक डिब्बे के अंदर सिर्फ 10 सीटें हैं, एक डिब्बे के अंदर सिर्फ 10 सीटें हैं। अगर एक डिब्बे के अंदर 10 सीटें हैं तो उस ट्रेन के टोटल 10 ही डिब्बे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी होंगी? आप बोलोगे एक ट्रेन में एक डिब्बे में 10 सीटें हैं, 10 ही डिब्बे हैं, यानी कि हर एक डिब्बे में 10-10 सीटें चल रही हैं। पहले डिब्बे में 10, अगले में फिर 10, तीसरे में फिर 10, चौथे में फिर 10, ऐसे ही चलते चलते कितनी सीटें हो गई? 100 सीटें हो गई। बिल्कुल रविकांत जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 100 सीटें हैं। सत्या, आपका आंसर गलत है। सत्या, आप कह रहे हो 25 डिब्बे हैं, 25 ही सीटें हैं। देखो हम कहाँ मार खाते हैं? हम यही मार खाते हैं। मैंने बोला एक ट्रेन में 25 व्यक्ति बैठे हैं, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि वो डिब्बा है ना अपनी कैपेसिटी का 71 से ही 3/7% भरा हुआ है। कोई भी डिब्बा है, कोई भी क्लासरूम है, आप इस टाइम जहां भी बैठे हो, आप इस टाइम अपने रूम में बैठे हो, वो रूम में अगर 5 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, 10 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, 20 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, तो वो डिब्बा अपनी कैपेसिटी का 100% है। मैं कहती हूँ कि मैं जिस क्लासरूम में खड़ी हूँ उस क्लास में अगर 50 स्टूडेंट बैठ जाएं तो वो रूम फुल हो जाता है। बिल्कुल कोई दिक्कत है? जिस क्लासरूम में मैं खड़ी हूँ उस क्लासरूम के अंदर अगर 50 पर्सन खड़े हो जाएं या 50 स्टूडेंट बैठ जाएं तो उस रूम के अंदर कोई सीट नहीं बचती। इसका मतलब ये है उस रूम की कैपेसिटी टोटल 50 स्टूडेंट के लिए है, और वो जो स्टूडेंट 50 बैठे हैं वो अपनी कैपेसिटी का पूरा 100% बैठे हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत है? अगर यही मैं आपको बोल दूं कि मैं जिस क्लासरूम में बैठी हूं उसके अंदर सिर्फ 25 स्टूडेंट बैठे हैं और वो जो आपका रूम है वो अपनी कैपेसिटी का 50% है, इसका मतलब ये है कि उस रूम के अंदर अभी भी और पर्सन आ सकते हैं, अभी भी और स्टूडेंट्स आ सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो ध्यान से सुनो, जिस डिब्बे में बैठे हैं ना उसमें कुछ टोटल सीट होंगी, उसमें कुछ टोटल सीट होंगी। रविकांत जी आंसर गलत है 100। देखना उस डिब्बे के अंदर टोटल सीट होंगी कुछ जो अपनी कैपेसिटी का 71 से ही 3/7% भरता है, जो अपनी कैपेसिटी का 71 से ही 3/7% भरता है। जब भर जाता है तो उसमें 25 व्यक्ति बैठते हैं, जब भर जाता है तो उसके अंदर 25 व्यक्ति बैठते हैं। इसका मतलब ये है, यहां से मुझे ये पता चला कि उस डिब्बे के अंदर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं। एक डिब्बा है उसके अंदर जितनी भी सीट होंगी वो अपनी ही कैपेसिटी का पूरा 100% होगी। इतनी बात सबको क्लियर है? लेकिन इस डिब्बे में 100% नहीं भरा हुआ, कितना भरा है? सिर्फ 71 से ही 3/7% भरा है। जब ये डिब्बे की सीटें 71 से ही 3/7% भर जाती हैं तो 25 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो चलो सीटें देखते हैं टोटल कितनी है। आप जब इसे सॉल्व कर लोगे ना तो वैल्यू 5/7 आएगी। वैल्यू कितनी आएगी? 5/7 आएगी। 5/7 बराबर है 25 व्यक्ति के। तो नंबर ऑफ सीट निकालनी है तो 25 गुना 7/5, यानी कि मुझे पता चल गया कि इस एक डिब्बे के अंदर 35 सीटें हैं। हाँ जी सत्य, आपको ये बात क्लियर हुई? चलो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं सबके। मंजू ने सही बोला कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 35 रहेंगी। क्या सबको इतनी बात क्लियर हुई? क्या किसी भी स्टूडेंट को इतनी सी बात में कोई दिक्कत है कि जो सीटें हैं ना एक डिब्बे के अंदर वो 35 है? अगर एक डिब्बे में 35 सीटें हैं तो डिब्बे भी 35 ही होंगे। बोलो, डिब्बे भी तो 35 ही होंगे ना? नहीं आयुष, 28 आंसर नहीं होगा। देख लेते हैं आंसर क्या होगा, मुझे कैलकुलेशन तो नहीं पता, आगे देख लेते हैं एक बार। अगर 35 सीटें हैं, 35 ही डिब्बे हैं, तो टोटल 1225 सीटें रही होंगी। टोटल जो सीट रही होगी वो 1225 रही होंगी। बोलो, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था एक ट्रेन में एक डिब्बे में 10 सीटें हैं, 10 ही डिब्बे हैं, तो आपने बोला टोटल 100 सीटें होंगी। उसी तरीके से एक डिब्बे में 35 सीटें हैं, टोटल 35 ही डिब्बे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट 1225 होंगी। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो।
टोटल नंबर ऑफ सीट आ गई 1225। टोटल सीटें अगर 1225 हैं, क्या कह रहा है, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। तो यात्रियों की संख्या ज्ञात करो अगर 20% स्थान हमेशा खाली रहता हो। मुझे बताओ, अगर 20% स्थान हमेशा खाली रहता है, इसका मतलब 20% लोग तो यात्रा ही नहीं करते होंगे, है ना। कितने करते होंगे? सिर्फ 80%। 80% कितना होता है? 4/5। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर बता दो, कैलकुलेशन करके क्या आएगा। जल्दी से मुझे आंसर बता दो, कितना आएगा? 980। ठीक है जी, जिनका आंसर 980 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आज मैं जितने भी क्वेश्चन करवाए आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। देखो यहाँ पर क्या है, एक मजदूर है, वो एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तो उसे 2400 रुपए मिलते हैं। अगर उसका जो सैलरी है वो 40% बढ़ा दिया जाए और उसका जो काम है वो 16.66% कम कर दिया जाए, तो आय में आपको बताना है कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब एक छोटी सी बात मुझे ये बताओ, क्या आंसर इसने रुपए में पूछा आपसे? नहीं पूछा ना, कि उसकी आय में कितने रुपए का अंतर हुआ, ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसने आपसे आंसर ही पूछा है कौन सा, कि इसके जो इनकम होगी ना उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये बताओ। तो एक चीज ध्यान रखना, कुछ डेटा ऐसा दिया होता है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं होती। 60 घंटे काम करता है, 2400 रुपए मिलते हैं, इसका मेरे पास कोई यूज ही नहीं है। सीधी सी बात, उसकी इनकम 40% बढ़ गई, 40% हुआ 2/5, यानी पहले 5 थी तो आज 2 बढ़ गई, कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, उसका काम 16 से ही 2/3% बढ़ गए, कम हो गया 1/6, यानी अगर पहले 6 था तो अब कम हो गया, यानी कि 5 हो गया। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि पहले वो 30 कमाता होगा, आज वो 35 कमा रहा है। कितना बढ़ रहा है? 5। किससे बढ़ रहा है? 30 से, गुना 100। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर मिलेगा 16 से ही 2/3%। क्या दिक्कत है? फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम 60 घंटे प्रति सप्ताह 2400 रुपए का यूज करके इस क्वेश्चन को करें, तो मैं वो भी आपको टाइप बता देती हूँ, वो भी क्वेश्चन आपको मेथड करवा देती हूँ। अगर कोई करना चाहता है, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए, नहीं जी हमें तो उससे करना है क्वेश्चन को सॉल्व, तो मैं करवा देती हूँ, आप बता दो। हाँ जी बताओ। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसकी डिटेल जाननी है तो मैं करवा देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। करवा दूं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं, करवा देते हैं। ध्यान से सुनना आप एक एक चीज को। क्या कह रहा है, डिटेल बता रही हूं, टाइम की बात कर रही हूं। सबसे पहले आपसे टाइम की बात कर रही हूं कि 60 घंटे काम करता है, उसकी जो सैलरी है ना वो 2400 रुपए है। यहां तक दिक्कत है? तो उसने प्रति घंटा कितना काम किया होगा, मुझे ये देखना है। उसने प्रति घंटा कितना काम किया होगा, मुझे सिर्फ इतना देखना है। 60 घंटे काम किए, यानी कि पर आवर उसने, पर आवर जो उसकी सैलरी रही होगी वो कितनी होगी, मुझे ये बताना है। अगर मैं कहीं पर 60 घंटे काम कर रही हूँ, मुझे 2400 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है मैं 40 रुपए प्रति घंटा कमा रही हूँ। 40 रुपए प्रति घंटा कमा रही हूँ। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? बस अब बचा ही कुछ नहीं है क्वेश्चन में।
क्या कह रहा है कि उसका वेतन जो है ना, उसका जो वेतन है वो कितना बढ़ रहा है भाई, 40% बढ़ रहा है। ध्यान से सुनो, उसका जो प्रति घंटे का जो वेतन है ना वो 40% बढ़ जाता है। तो प्रति घंटे वेतन तो ये है मेरे पास, 40 का 40% कितना होगा भाई, 16। कितना होगा, 16 होगा। अगर मेरा वेतन 16 रुपए प्रति घंटा बढ़ जाता है, यानी कि अब मैं 56 रुपए प्रति घंटा कमा रही होंगी। इतनी बात समझ आ गई, 56 रुपए प्रति घंटा कमा रही होंगी। और उसका जो काम है ना, उसके जो काम करने की ड्यूरेशन है वो 16 से ही 2/3% कम हो जाती है। तो ठीक है, मैं इसका 16 से ही 2/3% निकालती हूँ, जो कि 1/6 होता है। 60 गुना 1/6 करूंगी, यानी कि 10 घंटे कम हो गई। यानी कि अब मैं काम कर रही हूँ सिर्फ 50 घंटे। किसी को दिक्कत है? राहुल मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत है कि उसका जो टाइम है, पहले वो 60 घंटे काम कर रहा था, आज उसका काम कम कर दिया, यानी वो 50 घंटे काम करेगा। ठीक है, पहले वो 40 रुपए प्रति घंटा कमा रहा था, आज उसका वेतन 16 रुपए प्रति घंटा बढ़ गया, यानी कि वो 56 रुपए प्रति घंटा कमा रहा है। ठीक है, अब उसकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो दोनों को इंटू कर दो, उसकी सैलरी आ जाएगी। उसकी सैलरी में फिर आप देख सकते हो अच्छे से कितने का चेंज मिलेगा आपको। इतनी बात क्लियर है? डाउट है तो बताओ, डाउट है? कर लोगे यहां से आगे क्वेश्चन को सॉल्व? बस इन दोनों को इंटू करके यहां लिख देना, दोनों में डिफरेंस देखना कितने का है, डिवाइडेड बाय 2400 गुना 100, आपका आंसर फिर से वही मिलेगा, 16 से ही 2/3%। लेकिन इस क्वेश्चन को इतनी डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। रीजन, क्योंकि आंसर ही परसेंटेज में बताना था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो चुका है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और डन बोल दो फटाफट, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर लगा पाओ अपना जीके का, जो आपका साइंस का लेक्चर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और डन बोल दो फटाफट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत बार किया हुआ है, और जिन स्टूडेंट ने CHSL का पेपर दिया है उन्हें अब पता चल चुका होगा, जो चीजें हम क्लास में पढ़ रहे हैं एज इट इज वही चीजें आपको पेपर में मिल रही हैं। मैं आपसे पक्का कहती हूँ कि आप लोग एक बार तैयारी करो ढंग से, पेपर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओगे। मैथ्स में कभी आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जिस टाइप के इस टाइम पर पेपर आ रहे हैं उसी टाइप की प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। ठीक है, और उसी टाइप से मैं आप लोगों को काम करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले हर सारे सालों के पेपर उठाए हुए हैं और उनमें से आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। ठीक है, और उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम क्लासेस में कर चुके हैं। कोई नहीं कृष्ण, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ज्योमेट्री मारेगी? कोई नहीं मंजू, जैसे टिग्नोमेट्री फिनिश होगी ना, आपको ज्योमेट्री भी शुरू करवाऊंगी। ठीक है, और मेरा विचार टिग्नोमेट्री के ठीक बाद ज्योमेट्री करवाने का ही है। ठीक है, बस एक बार समय मिल जाए ताकि मैं 2 दिन में आपका जो टिग्नोमेट्री का सेशन बचा है ना वो कंप्लीट करा दूं, क्योंकि उसके साथ साथ हमें हाइट एंड डिस्टेंस भी करना है इसलिए। ठीक है, अभी आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी है जो टोटली बेस्ड है आपका टिग्नोमेट्री पर। ठीक है, तो उन चीजों को भी हम करेंगे। और जो स्टूडेंट CI SI की डिमांड कर रहे थे उनको मैं बता दूं कि हम ठीक परसेंटेज के बाद CI करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, बस ये फिनिश होने वाला टॉपिक 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं कृष्ण, अब मेरा लेक्चर नहीं है, अब साइंस का लेक्चर है कपिल सर का, अब कपिल सर लेक्चर लेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर लेक्चर है, जल्दी से सभी वहां लाइव आ जाना। थैंक यू।